बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। क्या मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा इस मुल्क के वजीर आज़म बनने वाले हैं? इस हवाले से कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। असल खबरें क्या हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर तारक महमूद जहांगीरी साहब, जिनकी जाली डिग्री वाला मामला है, वो जनाब मिन्नतों तरलों की तरह हैं। उन्होंने बहुत सारी जगहों पे मेरी इत्तला के मुताबिक राब्ते शाब्ते किए हैं और कहा है जनाब मुझे बचा लें। एक और सवाल भी है कि क्या इमरान खान की बहनें और पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है, वो कोई तहरीक चलाने के काबिल हैं कि इमरान खान को रिहा करवा लिया जाए? लेकिन इससे पहले मैंने नूर मुकद्दम केस के हवाले से कुछ गुज़ारिशात पेश करनी है। ये आपके इल्म में होगा कि 20 जुलाई 2021 को एक खातून जो है वो कत्ल हो जाती है बड़े बहीमाना अंदाज में। उनका जो बॉयफ्रेंड है वो उसको कत्ल कर देता है, गर्दन अलग कर देता है, पता नहीं क्या-क्या तशद्दुद करता है उसके ऊपर। तो ये उसके बाद जनाब उसको सज़ाए मौत हो जाती है। फिर हाई कोर्ट से सज़ा बरकरार रहती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2025 को उसकी जो अपील थी मुजरिम की, वो खारिज कर दी थी। अब उसका तफसीली फैसला है। उस तफसीली फैसले में जस्टिस अली बाकर नकवी ने एक इज़ाफ़ी नोट दिया है। उस इज़ाफ़ी नोट के बाद जनाब जो उनको तख्ता मश्क बनाया हुआ है, जो मज़हब बेज़ार लोग हैं, जो नाम नहाद लिबरल्स हैं, अजीबो-गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया जनाब भरा पड़ा है। और फिर इसमें सीनियर सहाफ़ी, जिनको मैं चपड़कनातिया कहता हूँ, चपड़कनातिया जनाब उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और वजह क्या है? अच्छा, वो मामला क्या है ये भी मैं बताता हूँ। लेकिन जनाब जो इनकी तनकीद है वो क्या है? एक कह रहे हैं, एक साहब कह रहे हैं बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, ये अपने आप को सीनियर सहाफ़ी समझते हैं वो, लेकिन वो अब पता चला है वो चपड़कनाती है। वो कहते हैं जनाब मैंने तो पहले दिन से शुरू से ये केस रिपोर्ट किया हुआ है, तो जनाब बड़ा दुख होता था जब मैं रिपोर्ट करता था, बड़ा जुल्म हुआ है। तो कौन कहता नहीं जुल्म हुआ? लेकिन ये जो जज साहब ने ऑब्जर्वेशन दे दी है ना, ये अली बाकर नकवी ने, ये तो और भी तकलीफ दे बात है। एक साहब कह रहे हैं जनाब एक कुछ लोग जिनका माजी देखें जनाब, इनको ना लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया गया, 2 दफा सुप्रीम कोर्ट के लिए इग्नोर किया गया, ये तो जज रहने के काबिल ही नहीं है। कुछ कहते हैं जनाब जज साहब को कोई नफ्सियाती मसला है। फिर वो कहते हैं जज साहब ने ये क्या बात कर दी, क्या शादीशुदा औरतें जो होती हैं वो कत्ल नहीं होती? हर लड़की को जनाब ये आज़ादी हासिल है, हर शहरी को आज़ादी हासिल है कि वो जिस तरह चाहे जिंदगी गुजारे। हर शहरी को इस तरह आज़ादी है कि कानून से मावरा होकर जिंदगी गुजारे वो। एक साहब जो अपने तय एक दानश्वर भी है, वो ये फरमा रहे हैं कि अली बाकर नकवी ने ये बात करके ये केस की जो शिद्दत है जुर्म की, वो कम करने की कोशिश की है। अच्छा, अब ये पहले देखें कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने जो 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस हाशिम काकड़ साहब थे, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब थे और अली बाकर नकवी साहब थे। इन्होंने ये फैसला दिया है। अब इसमें जो इज़ाफ़ी नोट दिया है अली बाकर नकवी साहब ने, उन्होंने उनकी सज़ाओं में कोई कमी की है, लेकिन उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी है। आखिरी पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ नंबर 10, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो मेरा मुशाहदा है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है इस केस में कि जो आला तबका है, आला माशरती तबका, एलीट क्लास कह लें, उसमें एक फैलने वाली बुराई का ये नतीजा है। और वो बुराई क्या है? वो बुराई कह रहे हैं जिसको हम लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। बगैर शादी के, बगैर निकाह के मियाँ बीवी की तरह जो लोग रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, ये कहते हैं कि वो है। और वो कहते हैं कि इसमें जो माशरती मजबूरियां होती हैं ना, वो इसमें लिविंग रिलेशनशिप में वो नहीं होती। अच्छा, वो क्या मजबूरियां होती हैं? मजबूरियां ये थी, अगर शादी होती है तो 2 फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं उनमें। और फिर अगर कोई मसला पैदा होता है, कोई तनाज़ा पैदा होता है, तो फैमिलीज जो है वो सुलह करवाने की कोशिश करती हैं, मसले को हल करने की कोशिश करती हैं किसी भी किसी अंदाज में। और फिर वो कहते हैं कि जनाब ये जो है इसमें ना सिर्फ कानून बल्कि जो इस्लामी शरीयत है उसके जो पर्सनल लॉज हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी है, ये कहते हैं। और वो कहते हैं जनाब उन्होंने एक नसीहत की है कि जो नौजवान नस्ल है उसको इसके जो होलनाक नताइज हैं उनको नोट करना चाहिए। ये उन्होंने बात की है।
अब अच्छा, इससे अब इस ऑब्जर्वेशन से केस पे क्या असर पड़ता है? ये कोई कानूनी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि जनाब नीचे वाली अदालतें हैं वो इसकी पाबंद हो जाएंगी। उन्होंने तो एक नसीहत के अंदाज में बात की है। अच्छा, ये आप ही बताएं कि क्या इस तरह जो रहना है, इकट्ठे रहना, लड़की और लड़के का मियाँ बीवी की तरह, क्या ये जायज़ है इस माशरे में? क्या ये जुर्म नहीं है? क्या ये जुर्म, आज़ादी के नाम पे ये जुर्म करने की इजाज़त दे दी जाए? जिस्मानी तल्लुकात कायम करना या इकट्ठे रहना, जो भी मामला है, इस केस में तो ये ढकी-छुपी बात ही नहीं है। और दूसरी मनशियात की बात है। वो अक्लमंद कहते हैं कि जनाब अगर किसी के ऊपर आपने तनकीद करनी है ना, तो पहले उसे अपने ऊपर लागू करके देखो कि मैं इसकी जगह होता तो क्या करता। अब ये जो चपड़कनाती हैं, ये बातें कर रहे हैं कि जनाब लड़की है उसको जहां दिल करे वो रह सकती है जनाब, ये तो अमीर लड़का है। क्या नूर मुकद्दम वाली जो फैमिली है, ये ज़ाहिर जाफर वाली जो फैमिली है, उससे कमतर फैमिली? इसके वालिद जो थे शौकत मुकद्दम, वो सफीर रह चुके हुए हैं, 22वें ग्रेड के ब्यूरोक्रेट थे, और क्या क्या तल्लुकात उनके नहीं है। जो लेकिन दूसरी फैमिली है वो पैसे वाले लोग हैं, सनतकार हैं, सरमायादार हैं, तो ये तो बराबर के लोग थे यार। अब ये जो कह रहे हैं कि जनाब बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए, मैं ये कहता हूं कि मादर पिदर आज़ादी नहीं है। आज़ादियां कानून के ताबे होती हैं। क्या ये जुर्म है कि नहीं, ये आप बता दें। इस तरह की रिलेशनशिप जो है हमारे माशरे में, इस्लामी तौर पे भी, तज़ीरी तौर पे भी, दोनों कवानीन के तहत ये एक जुर्म है। और ये अगर ये मैंने कहा ना अपने ऊपर लागू करके देखें, क्या ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं इस बात पे, जो उन्होंने कह दिया है कि नसीहत कर दी है, तो ये अपने ऊपर ला के देखें तो किस हद तक इजाजत देंगे ये भी सोचने वाली बात है। मैं वो बात करना नहीं चाह रहा, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ, एक ने लिखा होगा जिन्हें गैरत के नाम पे ये कत्ल, वो गैरत का नाम, इसमें गैरत की बात कहाँ की है उन्होंने? उन्होंने तो गैरत की बात नहीं, गैरत तो उसके बाप को होनी चाहिए थी, नूर मुकद्दम को। नूर मुकद्दम का वालिद अगर जाके कत्ल करता उसको, फिर वो गैरत के नाम पे कत्ल होता। यहां तो गैरत की बात ही नहीं है ना। उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद में उनकी सजा कम की है, उन्होंने तो तवज्जो दिलाई है। और फिर जो ये केस है ना नूर मुकद्दम वाला, ये इसमें जो मैंने अर्ज किया शायद ये 20 जुलाई 2021 को ये हुआ था, और फिर इसमें वो गिरफ्तार हो गया था, वो जो ज़ाहिर जाफर है, और उसके वालिदैन भी गिरफ्तार हो गए थे, एक दो मुलाजिम भी उसके गिरफ्तार हो गए थे। वालिदैन को तो ट्रायल कोर्ट ने रिहा कर दिया था, बरी कर दिया था। बाकी दो उसके दो मुलाजिम गिरफ्तार हुए थे, एक माली था जान मोहम्मद और एक चौकीदार था इफ्तिखार। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि, बल्कि जो जुर्म साबित हो गया था, इन्होंने जुर्म उसका बरकरार रखा है इस बेंच ने, कि जनाब वो लड़की जो जब उसकी कैद में थी, तशद्दुद का निशाना बना थी, उसने भागने की कोशिश भी की लड़की ने 2-3 मरतबा, नूर मुकद्दम ने। लेकिन ये लोग जो थे ये मुज़ाहम होते थे, भागने नहीं देते थे उसको। ये इनके ऊपर इल्ज़ाम था, तो इनको 10-10 साल कैद हुई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया जनाब ये 2021 से शायद जब से हुआ उसी वक्त से ये कैद में है, तो उन्होंने कहा जनाब जितनी सजा काटनी है ना 4-5 साल, ये काफ़ी है, अब इनको रिहा कर दिया जाए। ये है, इनका जुर्म माफ नहीं किया उन्होंने। और दूसरी बात जो कही जा रही है कि जब ये जो इनके ऊपर कर दी चढ़ाई अली बाकर नकवी के ऊपर कि आईनी अदालत का जज बन गया हुआ, शायद असल तकलीफ ये है चपड़कनाती साफियों को। जब इसकी समाअत हो रही थी ना, ये मई 2025 की मैं बात करूं, उस वक्त भी इन्होंने ये बात की थी कि जनाब ये जो लिविंग रिलेशनशिप की बात है ना, इसके तारीख पहलू जो हैं, ये वाला केस जो है जिस पर भी रोशनी डालता है। अच्छा, सिर्फ उन्होंने ये बात नहीं की थी, ये हाशिम काकड़ साहब जो हैं उन्होंने भी ये बात की थी, उस वक्त किसी को तकलीफ नहीं हुई थी। इसमें दो इशू थे, एक तो ये कि लिविंग रिलेशनशिप वाली बात, दूसरा दोनों मंशियात के आदी थे दोनों। तो हाशिम काकड़ साहब ने कहा था जनाब ये भी बात ठीक है जो आप कह रहे हैं, लेकिन साथ ही जो मंशियात के मनफी पहलू हैं वो भी इस केस से ज़ाहिर होते हैं। तो ये इसमें ये भी आप देखें कि ये जो इनकी आपस में रिलेशनशिप थी ये वाली, दोनों फैमिलियां आगाह थी उससे। नूर मुकद्दम के जो वालिदैन है उनको भी पता था, और जो ज़ाहिर मुकद्दम है, सॉरी ज़ाहिर जाफर है, उसकी फैमिली को भी पता था। ये रिकॉर्ड में मौजूद है कि जो
नूर, ये मेरे ख्याल 48 घंटे, इससे भी ज्यादा, 2-3 दिन ये खातून जो है इसको यरगमाल बना के रखा। अच्छा, अब जो उसकी साथ ही ना, ये वो जो रेप वाली, वो सजा उसको, उसमें भी सजा मौत होती, लेकिन उसको सजा मौत जो है वो उन्होंने खत्म करके उम्र कैद में बदल दी। लेकिन बहरहाल कत्ल वाली सजा मौत तो बरकरार है ना, जो बड़ी सजा होती है उसी पे अमल होना होता है ना। और दूसरा जो अगवा वाली बात थी ना, अगवा किया हुआ है, उसके वालिदैन ने मुकदमा ये दर्ज करवाया था, शौकत मुकद्दम ने, कि जब अगवा किया हुआ था मेरी बेटी को, अदालत ने 10 साल सजा हुई थी उसको 1 साल कर दी है। 1 साल क्यों की है? क्योंकि जो वाकयात हैं वो ये बताते हैं कि खातून खुद वहां गई हुई थी। वो कह रहा था मेरे साथ इतनी देर से वो रिलेशनशिप में है, लेकिन शादी से इनकारी है। फिर इन्होंने उसको नफ्सियाती मरीज ज़ाहिर करने की कोशिश भी की कि जहाँ फलां हॉस्पिटल में एडमिट है, फलां डॉक्टर जो है उसका इलाज कर रहा है, वगैरह वगैरह, लेकिन अदालतों ने किसी बात को नहीं माना, सजा मौत बरकरार रखी। अब ये देखें, ये जब कैद में थी ना खातून, मैंने कहा है कि शौकत मुकद्दम जो है आगाह था इस बात से कि मेरी बेटी उसके पास है। अब उसका बेटी के साथ राब्ता नहीं हो रहा, तो वो एक इनका मुश्तरका दोस्त था, कोई जमाली समथिंग उसका नाम था, उसको फोन करता है कि यार जाओ उसे कहो कि मेरी बेटी को छोड़ दी। उसको पता है कि मेरी बेटी कहाँ है और किसके पास है और किस किस हालत में है, कि उसे कहो जाके छोड़ दे। वो जाता है, ये छत के ऊपर से उसको इशारा करता है निकल जा भाई, नहीं याद करता, नहीं छोड़ता उसको। ये चपड़कनाती है मजहब बेजार नामनाद लिबरल जो हैं, जो अपने ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर इन असूलों का इतलाक नहीं कर सकते। मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ। और दूसरी खबर ये है कि जनाब, ये जो साहब हैं हमारे तारक महमूद जहांगीरी साहब, इनकी जाली डिग्री वाला इशू है। ये 25 नवंबर को ये केस जो है ये समाअत के लिए मुकर्रर हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर और मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच के सामने डेट निकली। तो मियाँ दाऊद इसमें दरखास्त गुजार हैं, वो बेचारे इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन वो इंतजार करते रहे। तो बाद में जनाब ये केस लेफ्ट ओवर हो गया, यानी बता दिया गया कि अब मुकदमात की मजीद मुकदमात की अदालत जो समाअत नहीं करेगी, तो अब उसकी डेट वो बेंच नहीं देनी है। 14 दिन बाद ही कम से कम 14 दिन लगेंगे उसकी, अगर डेट नहीं आती है तो ये अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी आपको याद होगा कि जब सुप्रीम जस्टिस काउंसिल में मामला था तो उन्होंने ये वाला केस जो है जाली डिग्री वाला, कि ये केस उन्होंने जो है वो दाखिल दफ्तर कर दिए थे, शिकायतें मुस्तरद कर दी थी, लेकिन ये वाला केस जो उन्होंने पेंडिंग रख लिया था, इसको कहा था जनाब इस पे कार्रवाई आगे चलनी है। जाली डिग्री वाला केस जो है, इनकी LLB की डिग्री जाली है, बल्कि कुछ लोग तो कुछ और भी अब बातें करना शुरू हो गए, जब नीचे वाली को डिग्री भी जाली है। तो बहरहाल वो एक डिग्री वाला अलग करके देख लें। वो ये पता चला था 20 नवंबर को जिस राय से इतला थी कि 20 नवंबर को ये सुप्रीम जस्टिस काउंसिल का इजलास दोबारा होगा जिसमें इस मामले को टेकअप किया जाएगा। जहांगीरी साहब, वो 20 नवंबर को नहीं हुआ इजलास जो है वो सुप्रीम जस्टिस काउंसिल। हम इंतजार कर रहे थे जनाब 1-2 दिन पहले जनाब पता चल जाएगा कोई इजलास होगा, नहीं हुआ। फिर ये केस लगा हुआ था और बड़ी तैयारी थी, और वो लोग जो इनकी जाली डिग्री निकाल के लाए थे एक दिन पहले तक जनाब वो बड़े पुरजोश थे, लेकिन जब ये केस अडजर्न हो जाता है उसके बाद पता किया जाता है जनाब ये क्या हो गया है, ये क्यों हुआ है। तो फिर जनाब वहां से इधर से उधर से कुछ मजबूरियां बयान की जाती हैं। अब इतला ये है कि जो साहब है ना, ये जहांगीरी साहब, ये जनाब पता ये चला है कि जनाब पीपल्स पार्टी के कुछ लीडर हैं, उनसे मिले हैं। तो मुझे तो कुछ साहब, कोई साहब कह रहे थे कि नीर बुखारी से भी मुलाकात हुई है इनकी, जहांगीरी साहब की। और फिर वो कुछ और जो जरा हैं जिनको ये कहते थे मैं सेक्टर कमांडर से डिक्टेशन नहीं लूंगा, उन जैसे लोग जिनके खिलाफ ये ऑब्जर्वेशन देते थे, उनके साथ को राब्तों शाब्तों की उन्होंने कोशिश की है, इंटरैक्ट बीच में कोई बंदे मुद्दे डाले हैं। तो देखें जनाब, ये देखें ये 4 बंदे जो हैं ये गए हैं 27 महीने तरमीम के खिलाफ। मैं तो उस तरमीम के खिलाफ भी नहीं गया, मैं तो चुप हूँ उस तरमीम के हवाले से। मैं तो सिर्फ ट्रांसफर वाले केस में मैंने पहले से दरखास्त दी हुई थी, तो वो इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो मैंने पहले से 27 महीने तरमीम से पहले ही दायर कर दी थी, तो मेरा तो इशू कोई नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं, पता ये चला है कि जनाब मैं रिजाइन कर देता हूँ। वो कहते हैं जब आप तो फिर शहीद बनने की कोशिश करेंगे, जब आप ट्रांसफर होंगे उसके बाद आप रिजाइन करेंगे, तो फिर तो आप जनाब ये
कहेंगे जनाब एहतजाज ने इस्तीफा दिया है, वो कहते हैं कि मुझे ट्रांसफर ना करें, लेकिन मुझे 30 दिसंबर तक टाइम दे दें। 30 दिसंबर को मैंने मेरे रिटायरमेंट जो 5 साल हो जाने पूरे, तो मुझे पेंशन और मुराद वगैरह मिल जाएंगी, तो ये मेरी बच जाएगी। वो कहते हैं मुझे ट्रांसफर ना करें आप, मुझे जनाब सिर्फ 30 दिसंबर तक का मौका दे दें, बस। मैं शहीद नहीं बनना चाहता, मैं कोई इनकलाबी नहीं बनना चाहता, मैं तो अपनी, यानी मतलब ये है उनका कहना कि मैं तो अपनी मुराद बचाना चाहता हूँ। और फिर जो और वो मैं कह रहा हूँ, जो वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं, दरखास्तें कर रहे हैं, वो ये भी इनको खतरा है कि जैसे जस्टिस मुज़ाहिर अली को नकवी ने इस्तीफा दे दिया था, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई थी वहां सुप्रीम जस्टिस काउंसिल में। वो कहते हैं मुझे वहां से भी बचाना है आपने, मैं इनकलाबी, मेरे अंदर का इनकलाबी मर गया है, निकल गया है, मुझे वहां से ही बचाना है जनाब। मेरी दरखास्त, मेरे खिलाफ जो शिकायत है वो गैर मौसर करार देकर निपटा दी जाए जनाब। अब तो उसने रिजाइन कर दिया। मुज़ाहिर अली एक और नकवी की मरतबा उन्होंने वो नहीं ऐसे किया था, माफ नहीं किया था, उन्होंने कहा नहीं, हमने वो जनाब कॉग्निजेंस ले लिया, तो अब जनाब हमने वो इस केस को वो आगे परसू करने चलाना है। तो उन्होंने चलाया था, फिर उसको उन्होंने बरतरफ किया था। अब ये कहते हैं कि वो हो सकता है 20 तारीख को इनके ऊपर चार्जशीट लगनी हो, कोई कार्रवाई शुरू होनी हो 20 नवंबर को। अगर वो शुरू हो जाती है तो फिर मुज़ाहिर अली को नकवी वाला जो केस है वो इनके ऊपर लागू होना था, उसके जो फैसले हैं कि जनाब उसको तो नहीं छोड़ा था, इसको उनको छोड़ दिया, इसकी इंक्वायरी बीच में क्यों बंद कर दी। ये शायद मे भी इसीलिए 20 नवंबर को जो मुबैना तौर पे इजलास होने वाला था वो इजलास नहीं बुलाया गया, कि ताकि ये जो मुज़ाहिर अली को नकवी वाला केस है वो इसके साथ वो टैली ना करे, मामला अलग अलग रहे दोनों। तो ये सर जनाब ये है इनकलाबी। वो बस जनाब मुझे पैसे मिल जाएं, मुराद मिल जाए, पेंशन मिल जाए, तो मैं जनाब घर जाने के लिए तैयार हूँ, खामोशी से बैठूंगा जनाब, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब आते हैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब वाले मामले की तरफ, कि क्या वो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं। ये मुस्लिम लीग नून ने जो क्लीन स्वीप किया है, 7 की 7 नशिस्तें जीती हैं कौमी असम्बली की, तो उसके बाद जनाब ये एक बहस चल पड़ी है कि जनाब अब इनको पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है, सादा अक्सरियत हासिल होगी। तो इसकी बुनियाद पे ये खबरें भी आना शुरू होंगी। ये देखें जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जनाब माल रोड पे देखे गए, और फिर उन्होंने जो बात की है, गुफ्तगू की है, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि देखें जनाब इतने अरसे बाद खामोशी तोड़ी है उन्होंने। और जनाब ये जो जो नए अरकाने असम्बली मुंतखब हो गए हैं उनके साथ जो मुलाकात हुई है, वहाँ जो उन्होंने बातें की हैं कि जनाब देखें वही रवैया वापस आ गया है कि जनाब इमरान खान को जनाब वो अकेले को नहीं सज़ा मिलनी चाहिए, अकेला मुजरिम नहीं है, बल्कि जो उसको लाए थे वो भी मुजरिम है, यानी बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब, और उससे पहले जनाब पाशा साहब और वज़ीरुल इस्लाम साहब, जो जो भी थे इनको लाने वाले इमरान खान को, वो कहते हैं सबको सज़ा मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह। बाकी उन्होंने मेहनत की बात की है, जनाब मरीम बड़ा काम कर रही है, शहबाज शरीफ बड़ा काम कर रहे हैं, वाकई काम कर रहे हैं जनाब, ठीक है, क्रेडिट जाते हैं उनको, और कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट भी मिलते हैं। ये जनाब उसके बाद जनाब ये शुरू हो गए हुए हैं कि जनाब शायद ये चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये क्या सादा अक्सरियत मिलेगी। उस वक्त ये कहा जा रहा था नवाज शरीफ इसलिए वज़ीर आज़म नहीं बना कि मुझे सादा अक्सरियत नहीं मिली। सादा अक्सरियत नून लीग को तो अब भी नहीं मिली। अगर पीपुल्स, सिर्फ ये है कि पीपुल्स पार्टी के बगैर जो तहादी जमातें हैं, हुक्मरान जमातें, वो हुकूमत जो है वो चला सकती हैं। इनको जो सादा अक्सरियत में कितने वोट चाहिए, 169, 169, इनके पास 132 वोट हैं, बाकी तो दीगर जमातों के वोट हैं। उसमें ये जो मुस्लिम लीग है, जो रिशियात वाली मुस्लिम लीग काफ, वो भी है, और फिर एमटीएम है, एमटीएम की 22 सीटें। अच्छा, ये जो इनके इत्तेहादी हैं, क्या ये आपको समझ आती है कि ये किन के कहने पे इधर उधर हो सकते हैं। ये वो कहेंगे कि जनाब आप ये मसला उठा दें, मुक्तदा जो है, तो ये जनाब उठा देंगे। अगर वो कहेंगे जनाब आपने 27 में तरमीम क्या वोट देना, वोट दे देंगे। अगर कहेंगे तुम्हें इत्मीनान लानी हो, तुम्हें इत्मीनान देंगे। तो वो कौन सा नून लीग में शामिल हो गए हुए, सादा अक्सरियत कैसे हो गई। ये तो अब भी उन्हीं के मरहूने मिन्नत है, सीधी बात है यार। और दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब जो है ये चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाली बात है, जो मैंने पता किया है कि ऐसा कोई है ही नहीं वहां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब जनाब देखें जनाब आप सड़कों पर नजर आने शुरू हो गए हैं, वॉक करते हुए पाए गए।
ये इनकी जो सेहत है ना, इसके हवाले से बहुत कम लोगों को पता है, ना ही बताया जा रहा है। असल में उनकी जो सेहत है वो ही इनको इजाज़त नहीं देती मुतहर्रक होने की, ज़्यादा मुतहर्रक होने की। वज़ीर-ए-आज़म बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी नासमझाइदा काम है। शहबाज शरीफ ने तो वैसे भी एक नवी रिवायत बात की, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बनना भी नहीं चाहते, और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ वैसे ही वज़ारत से ऊपर की कोई शख्सियत है, ये ओहदों के मोहताज नहीं। लोगों को ये पता नहीं है, वो ज़ाहिर है वो फैमिली भी छुपाती होगी जनाब इनकी तबीयत के बारे में, सेहत के बारे में। ये डेली वॉक करते हैं, बाहर भी निकलते हैं, लेकिन इनके साथ हर वक्त एक जो इनका ज़ाती मालिज है डॉक्टर रिज़वान, जब ये वॉक करते तब भी वो मौजूद होता है, जब ये सफ़र करते तब भी वो साथ होता है। तो इन हालात में, इस सूरत-ए-हाल में, बीमारी की जो सूरत-ए-हाल है, वो भी इजाज़त नहीं देती, और वैसे भी जो उनका, अगर वो उनका यही मामला है कि जब सबको सज़ा मिले और वो ही अपने साबिक़ नज़रिए पे वापस आ गए, तो ये एमकेएम और दूसरे जो मुस्लिम लीग काफ और आज़ाद और फिर ज़िया हक का जो बच्चा है उसका, और बाकी सारे उन बाप, उनका क्या करेंगे? नवाज शरीफ का एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पुराना मौक़िफ़ जो है वो उसी पे अगर बरकरार है, कायम है उस पे, तो फिर क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है इनको चलने देगी? ये जिन जमातों की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने तो एक इशारे के साथ इधर हो जाना, एक इशारे के साथ उधर हो जाना, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है ऐसी कोमल लेने की? और वैसे भी इनकी फैमिली ज़राए कह रहे हैं, ऐसी जो खबरें-शबरें ने सिर्फ बस सहमी है। एक अखबार ने तो बाकायदा खबर लगा दी चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म, और वज़ारतें ही बाँट दी हैं, और वो बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट है, अखबार का मालिक है। इम्तिनान शाहद की ये खबर है कि जनाब नायब वज़ीर-ए-आज़म होंगे जनाब शहबाज शरीफ, वज़ारत ख़ज़ाना होगी जनाब फलाँ के पास, वो साकडार के पास, और आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो जो मेन इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम है। भाई ये बातें उस वक़्त जचती हैं, ये अक्ल के जो तराजू है उसके ऊपर भी ये पूरी नहीं उतरती, क्योंकि जब तक सादा कसीर ना हो जाए उस वक़्त ये खबर बनती नहीं है। ये बुनियत ही ठीक नहीं है, ताने-बाने ठीक नहीं है इस खबर की। ऐसा कोई मामला नहीं है। हम चाहते हैं, नून लीग के जो लोग हैं वो मेरे साथ जिनकी बात होती है वो कहते हैं जनाब इनको देखना चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे, इनके नाम पे वोट मिले हुए हैं। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो मैं आपके सामने रख दिए मैंने कि कोई ऐसा चक्कर नहीं। और दूसरा जो ये लोग जो हैं, जो लगे हुए हैं जनाब, उनकी बहनें गई थी ये मंगल वाले दिन, तो जनाब सहेल अफरीदी साहब ने खिताब फरमाया था मंगल वाले दिन, सारे सेनेटर, सारे टिकट होल्डर जनाब अपनी बहन की मदद को पहुँचे, तो लेकिन जब मौका आया तो खुद जनाब भाई साहब पहुँचे ही नहीं। अच्छा, वैसे इस मरतबा इंतज़ामिया और पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से मामलों को टैकल किया है। ये इनकी पूरी कोशिश थी कि जनाब किसी न किसी तरीके से वो कोई ऐसा किया जाए कि जनाब हमारे ऊपर जनाब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए। उनका नहीं, बीबी आप बैठे, जितनी देर दिल करता है बैठे। अगर आप कहती हैं कि हम कानून की वायलेशन नहीं करेंगे, आराम से पुरअमन रहे, तो बैठें आप, ठीक है। चाय, पानी, कोई जो भी आपको ज़रूरत है बताएँ। तो फिर जब देखा कि साहब ये वो तो बात बानी नहीं लड़े झगड़े वाली, तो फिर जनाब ये चले गए। अच्छा, 12 बजे के करीब रात को ये निकल गए थे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो सहेल अफरीदी साहब है, उनका भी एक बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि साहब मैं निकलने वाला था उनकी हिमायत में, वो राजा नासिर अब्बास जो है वो तो गए थे ना, और भी कुछ लोग थे, सलमान अकरम राजा, कुछ और भी इनके लोग थे, वो पहुंचे हुए थे वहाँ, वो एक पंजोथा था वो भी था। तो वो जो मैं निकलने वाला था मुझे पता चला कि रास्ते बंद है, वज़ीर आला साहब कह रहे हैं जिन्होंने छिड़वाना है इमरान खान को। तो फिर मुझे ये भी पता लगा कि फाल्स फ्लैग ऑपरेशन ये करने वाले हैं, इसलिए मैं रुक गया। चलो ये मान लेते हैं। अब जो 26 नवंबर के हवाले से इन्होंने यौम स्याह मनाया खैबर पख्तूनख्वा में, और फिर ये कहते हैं इमरान खान जी पहले ही पैगाम दे चुके हुए हैं कि अगर मुझे कैद तन्हाई में रखा गया या मुझे यहाँ से किसी और जेल में मुंतकिल किया गया तो आपने पूरे खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर देना है, पाकिस्तान को नहीं, यानी वो वहाँ की हुकूमत को कह रहे हैं ना कि ना वो आपने बंद कर देना है। तो वो कैद तन्हाई वाली बात भी चल रही है, मुलाकातें भी नहीं होने दी जा रही, और वो अब वो तोशाखाना केस आज लगा हुआ था, तोशाखाना 2 केस, उसकी समाअत भी मुलतवी हो गई है, क्योंकि वो अगर केस लगेगा तो वकील अंदर जाएंगे, मुलाकातें होंगी, तो वो भी नहीं जनाब लगा होगा। तो बार ये अब इन्होंने जो 26 नवंबर वाला सानिया था, जब वाकया था या जो भी हुआ उसमें, तो उसके जनाब वो 1 साल पूरे होने पे इन्होंने ना कल मनाया था वहाँ यौम एहतजाज। हजाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इन्होंने एक तकरीब की, तो तकरीरें तो बड़ी जज्बाती किस्म की थी, इसी तरह की
कि जनाब हम जेल तोड़ देंगे, दरवाजे तोड़ देंगे, इमरान को बाहर लाएंगे, ये करेंगे, सर पे उठाएं जनाब। लेकिन वहां जो ये आप देखिएगा, एक से ज्यादा वीडियो, एक साहब ने बराह रास्त मुझे डायरेक्ट वीडियो भेजी है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है। तो जनाब वो वहां जो है वो 1500-2000 के करीब लोग हैं। अपना सूबा है, अपनी हुकूमत है, अपना शहर है, फिर भी लोगों को निकाल नहीं सके। इसका मतलब है कि लोग जो है वो निकलना नहीं चाहते, या फिर उनको समझ आ रही है। इस तरह की तहरीक चला के ये अंडर प्रेशर नहीं कर सकते हुकूमत को। इमरान खान को इस तरह की तहरीक के जरिए रिहा नहीं करवाया जा सकता, आज़ाद नहीं करवाया जा सकता। हाँ, कोई और तरीका है, वो इस्तेमाल करते हैं तो एक अलग बात है। और वैसे भी जो इनका है, इमरान नवाज शरीफ ने कहा है कि जब उनको सह मिलने चाहिए, एक को तो मिलेगी ना, फैज हमीद को। बाजवा तो बचा हुआ है, बाजवा को तो शायद वो सजा देना भी नहीं चाहते, उसको तो एक तरह से क्लीन चिट मिल गई हुई है। फैज हमीद को लगता है सजा हो जानी है, तो उसके बाद जो 9 मई के हवाले से मुकदमात हैं, उसके बाद इमरान खान की बारी है, जो मेरी इत्तला है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।